नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग पुनः पारस्की तंत्र से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। कल हमने 10 प्रश्न की चर्चा की थी, आज पुनः 10 प्रश्न की चर्चा करेंगे और इन 20 प्रश्नों के माध्यम से पारस्की तंत्र के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लिया गया है। इससे बाहर इस टॉपिक से प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछेगा। ठीक है, आप लोग अगर लेखपाल की ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कीजिए। हमने वहां पे जो कंटेंट दिए हैं, वीडियोस दिए हैं, उसको एक बार चेक कीजिए। बाकी अगर आप लोग समग्र अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारा बैच है, ओलंपिक स्टडी एप्लीकेशन पर दिया जा रहा है। इन 5 विषयों को हम लोग पढ़ा रहे हैं वीडियोस के माध्यम से। बाकी हिंदी और डीआई को प्रैक्टिस सीरीज के माध्यम से आपको कराया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डीआई हिंदी ऑलरेडी आती है। तो जरूरी यह है कि इन 2 विषयों का आप लोग लगातार प्रैक्टिस करें, क्योंकि 20 नंबर कम नहीं है। यहां पर 1-2 नंबर भी आपको नहीं छोड़ना है। डीआई और हिंदी से 1-2 नंबर छूटने का मतलब यह है कि आप हजारों छात्रों से पीछे हो जाएंगे। तो डीआई में और हिंदी में मैक्सिमम क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। बाकी इन 5 विषयों का हम लोग यहां पर कंप्लीट वीडियो सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पर आपको कंप्लीट वीडियो सेशन दिए जा रहे हैं। आप लोग डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हैं, OS55 आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आपको प्रिंटेबल नोट्स दिए जा रहे हैं। आप जो भी नोट्स पाएंगे उसको आप प्रिंट आउट करके पढ़ सकते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये पुनः पिरामिड से ही है। पिरामिड से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कर लिया है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको समझना है, कौन से पिरामिड किस तरह के बनते हैं। इसके बाद में पिरामिड से क्वेश्चन नहीं, इससे बाहर पिरामिड से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, देखिए पहला है ऊर्जा का पिरामिड, जिसके बारे में हमने कल बताया था आपको कि ये हमेशा सीधा बनता है। ऊर्जा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ट्रांसफर होती है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, इस तरह से ऊर्जा का पिरामिड सीधा बनता है। इसके बाद में हम बात करें संख्या का पिरामिड, तो संख्या का पिरामिड उल्टा भी बनता है और सीधा बनता है। तो एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न बनता है कि कौन सा संख्या का पिरामिड उल्टा बनेगा और कौन सा संख्या का पिरामिड सीधा बनेगा। तो जैसे कल हमने बताया था कि जो वृक्ष वाला संख्या का पिरामिड होता है वो उल्टा बनता है, लेकिन जो घास स्थल का जो संख्या का पिरामिड होता है वो सीधा बनता है, क्योंकि घास ज्यादा होती है। ठीक है, घास ज्यादा होती है, उसके उपभोक्ता धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो यहाँ पे जो घास का पिरामिड है ये भी हमेशा सीधा बनता है। और वृक्ष के बारे में कल हमने चर्चा किया था कि वृक्ष का जो पिरामिड होता है ये उल्टा बनता है, क्योंकि जैसे अगर हम बात करें एक बरगद का वृक्ष अगर हमने ले लिया तो उस बरगद के वृक्ष पे बहुत सारी चिड़ियाएं रहती हैं। ठीक है, इसके बाद में उससे भी ज्यादा बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं, उस पर कीड़े मकोड़े रहते हैं। तो पेड़ है एक और इसके बाद में ऊपर की संख्या है बहुत ज्यादा, तो ये आपका उल्टा बन गया। ठीक है, तो वृक्ष का पिरामिड हमेशा उल्टा बनेगा और जो घास का पिरामिड होगा वो सीधा बनेगा। संख्या के पिरामिड की यहां पर बात हो रही है। इसके बाद में अगर हम बात करें बायोमास के हिसाब से, बायोमास के पिरामिड की अगर हम बात करें तो बायोमास में जो समुद्र का पिरामिड होता है ये भी उल्टा बनता है। ठीक है, जैसे ये हो गया बायोमास। बायोमास का तात्पर्य यह है कि समझाने के लिए मैं आपको कह सकता हूं कि एक तरह से वेट। ठीक है, आप वेट समझ लीजिए, किसी चीज का वेट कितना है। तो जो छोटे छोटे नील हरित शैवाल होते हैं, फाइको प्लांट होते हैं समुद्रों में, तो ये होते तो हैं और ये जल्दी जल्दी मरते भी रहते हैं, इनकी प्रजनन दर बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल का तो इनका बायोमास कम होता है ऊपर की जो छोटी मछलियां होती हैं या फिर जो बड़ी मछलियां होती हैं उनके मुकाबले। तो यहां पर ये जो पिरामिड बनता है ये आपका उल्टा पिरामिड बनता है, क्योंकि यहां पर बायोमास की बात हो रही है और जो इनका बायोमास होता है ये कम होता है। तो इनका बायोमास कम होने की वजह से ये पिरामिड जो है समुद्र वाला ये उल्टा बनता है। और इसके बाद में बायोमास का अगर वन देखेंगे, वन वाला, तो वन वाला जो स्थिति बनती है यहां पर, वन की जो स्थिति बनती है सीधी बनती है। एक सेकेंड, वन की जो स्थिति बनती है, इसको मैंने बना दिया, वन की जो स्थिति होती है वो सीधी बनती है, क्योंकि जो वन का बायोमास है यानी कि पेड़ों का जो बायोमास है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ गए सारी चीजें। अब यहाँ पे आपको ये गेस करना है, ये समझ लेना है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है और जो संख्या का पिरामिड है, बायोमास का पिरामिड है, ये उल्टा और सीधा दोनों बन सकता है। तो जो परीक्षा में पूछेगा वही आपको मार्क करना है। बाकी ऊर्जा का पूछता है तो ऊर्जा का हमेशा सीधा बनेगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें वैज्ञानिक के नाम दिए हैं और इनका क्या योगदान रहा है इसके बारे में पूछा गया है। तो
तो यहाँ पर चार्ल्स एंटन के बारे में बोला गया है, तो यहाँ पर एल्टन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एल्टोनियन लिखा हुआ है, तो आप ऐसे भी गेस कर सकते हो। बाकी चार्ल्स एंटन ने जो ऊर्जा जो पिरामिड का कॉन्सेप्ट है ये चार्ल्स एंटन ने दिया था। तो यहाँ पर खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल की जो अवधारणा थी, या नंबर्स ऑफ पिरामिड, या इसी को हम एल्टोनियन पिरामिड बोलते हैं। तो जो पिरामिड है या एल्टोनियन पिरामिड है ये चार्ल्स एल्टन से संबंधित है, ठीक है। सेकंड है आपके ग्रिनेल। तो ग्रिनेल ने जो है ये कर्मकता का सिद्धांत दिया था, और ये कर्मकता जो है ये आवास कर्मकता के बारे में बात किए थे। तो ग्रिनेल का जो योगदान है ये आवास कर्मकता के बारे में है, कोई जीव जो पर्यावरणीय आवास में रहता है ये उसके बारे में बताए थे। हचिंसन जो है कर्मकता से संबंधित ये भी है, लेकिन इन्होंने बहुआयामी कर्मकता के बारे में बताया था, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल कर्मकता के बारे में इन्होंने बताया था, और कर्मकता का जो आधुनिक सिद्धांत है वो भी हचिंसन ने ही दिया था, ठीक है। तो हचिंसन बहुआयामी कर्मकता या कर्मकता का जो आधुनिक सिद्धांत है इसका जो प्रतिपादन था वो हचिंसन के माध्यम से किया गया था। बाकी लिंडमैन के बारे में आपको पता ही है, पोषक की गतिशीलता के बारे में इन्होंने बताया था। तो यहाँ पर 4 का डी किस में है, पहले वाले में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ वैज्ञानिक हैं और इनका जो योगदान है उसके बारे में ये प्रश्न था। पिरामिड समझ गए पूरा। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों का नाम आपने जान लिया और इनके योगदान के बारे में जान लिया। एक प्रश्न कई बार यूपीएससी या पीसीएस की परीक्षाओं में पूछा गया है कार्बन प्राच्छादन के बारे में। कार्बन प्राच्छादन क्या होता है आपको बस इतना जानना है। देखिए कार्बन प्राच्छादन का जो संबंध है वो जलवायु परिवर्तन से है। जलवायु में जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है तो ऐसे केस में क्या होता है कि कार्बन का हम लोग भंडारण करते हैं, वायुमंडल से CO2 को पकड़कर उसका दीर्घकालिक भंडारण किया जाता है पेड़ों के माध्यम से या कृत्रिम विधियों से, तो उसी को कार्बन प्राच्छादन बोलते हैं। ये डेफिनेशन आप लोग याद रखिएगा कि कार्बन प्राच्छादन के अंतर्गत क्या होता है, एग्जाम में इस तरह से भी प्रश्न पूछ लेगा, ठीक है। तात्पर्य के बारे में यहाँ पूछा हुआ है, तो वायुमंडल से CO2 को पकड़ना और उसको उसका दीर्घकालिक भंडारण करना ये आपका कार्बन प्राच्छादन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में नेट प्राइमरी प्रोडक्ट के बारे में क्या सत्य है। तो इसके बारे में हमने सेशन में बात की थी, मैच में बात किया था कि क्या होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्ट, NPP क्या होता है। हमने आपको वहां पे बताया था कि जो यहाँ पे पेड़ है और यहाँ पे सन है और पेड़ को खाने वाले यहाँ पर उपभोक्ता है, ठीक है, उपभोक्ता समझ लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ से सन से ये जो पेड़ है ये सन से एनर्जी प्राप्त करेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर इसने 100 जूल एनर्जी इसने जो है सन से लिया। इसके बाद में कुछ एनर्जी यहाँ पर श्वसन में खर्च हो जाएगा, श्वसन में कुछ एनर्जी खर्च होगा, तो जो एनर्जी बचेगा वही एनर्जी फिर इसके पास पहुंचेगा, उसी को कहते हैं नेट एनर्जी या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, समझ गए। जो 100% एनर्जी सन से पौधे ने लिया उसका कुछ अवशोषण ये खुद कर लेगा, श्वसन वगैरह में चला जाएगा, बाकी जो एनर्जी बचती है वो उपभोक्ताओं के पास पहुंचती है और इसी एनर्जी को बोलते हैं NPP। और ये जो एनर्जी इसने टोटल सूर्य से ली थी इसको बोलते हैं GPP यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट। तो यहां पर बोल रहा है कि इसके संबंध में यानी कि NPP के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है, NPP इज इक्वल ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लस श्वसन दर। तो यहाँ पे प्लस नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि GPP लेने के बाद में श्वसन दर से इसने कुछ एनर्जी लॉस किया यानी कि माइनस किया, फिर आपका नेट मिला। तो यहाँ पर प्लस ना होके माइनस होगा। NPP इज इक्वल क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस श्वसन दर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इसके अंतर्गत, ठीक है, महत्वपूर्ण है, जरूरी प्रश्न है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको शामिल किया है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि कल थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे, सभी लॉजिकल नहीं है, बस 2-3 लॉजिकल क्वेश्चन है, बाकी फैक्ट बेस पे ही मैंने क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पुनः एक बार लॉजिकल क्वेश्चन है और ये आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको शामिल किया है। पारिस्थितिकी उत्तराधिकार किसे कहते हैं, कई बार चर्चा हुई है, जब आप यूपी पीसीएस वगैरह को पढ़ेंगे तो वहां पे इसके बारे में चर्चा हुई है। पारिस्थितिकी उत्तराधिकार यानी कि पारिस्थितिकी उत्तराधिकार के प्रक्रिया में चरम समुदाय की क्या विशेषता है, यानी कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी चरम समुदाय क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है पारिस्थितिकी उत्तराधिकार यानी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पारिस्थितिकी उत्तराधिकार के अंतर्गत जो चरम समुदाय होता है इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर उच्च प्रजाति विविधता पाई जाती है, ठीक है।
चरम समुदाय में इसके उत्तराधिकारी के अंतर्गत उच्च प्रजाति विविधता पाई जाती है। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि शुद्ध सामुदायिक उत्पादकता शून्य के करीब होती है। इसका मतलब ये है, ये जो अभी हमने जस्ट ऊपर आपको बताया, ठीक है, 100% एनर्जी और ये 100% श्वसन में खर्च हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो जो मिला वो पूरा खर्च हो गया, तो जो नेट निकलता है वो यहाँ पर जीरो बनता है। इस केस में ये जो केस यहाँ पे लिखा हुआ है, इस केस में जो एनपीपी होता है ये शून्य होता है, ठीक है। वही बोल रहा है कि शुद्ध सामुदायिक उत्पादकता, जो टोटल, जैसे यहाँ पे सिर्फ पेड़ की बात नहीं हो रही है, पूरे समुदाय की बात हो रही है, तो शुद्ध सामुदायिक उत्पादकता शून्य होती है, यानी कि श्वसन दर के बराबर ही आपका जीपीपी होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन है इसकी, ये इसकी विशेषता है। इसके बाद में यह पर्यावरण के साथ गतिशील संतुलन में होता है, यानी कि ये डायनेमिक होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी उत्तराधिकार के अंतर्गत चरम समुदाय की यही विशेषता है, यानी कि ये तीनों यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बस मुझे आपको समझाना था कि ये चरम समुदाय पारिस्थितिकी उत्तराधिकार के अंतर्गत किसे कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये प्रश्न मैंने शामिल कर लिया है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोटोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इकोटोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इकोटोन टॉपिक जो है ये आपके वन दरोगा की परीक्षा में शामिल था, ठीक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर इकोटोन किसे बोलते हैं, पहले आप ये समझ लीजिए। इकोटोन बोलते हैं जैसे कोई दो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के बीच का संक्रमण काल क्षेत्र। जैसे आप ये जान लीजिए कि कहीं जैसे नदी है और नदी यहाँ से निकली और समुद्र से यहाँ पे मिल रही है, समुद्र से यहाँ पे मिल रही है, तो ये जो क्षेत्र होगा ना, ये संक्रमण क्षेत्र होगा, मतलब इन दोनों का एक तरह से कॉमन क्षेत्र होगा। तो यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी होगी, जैव विविधता होगी, वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो जैव विविधता होगी ये बहुत ज्यादा होगी, तो इसी को बोलते हैं संक्रमण क्षेत्र या ट्रांजिशन जोन। तो यहाँ पे लिखा, इसी को इकोटोन बोलते हैं, यही क्षेत्र जो है इकोटोन के अंतर्गत आता है। तो इकोटोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का एक तीखा विभाजन है, ठीक है, ये बोल रहा है। दूसरा है, यहाँ प्रजाति विविधता अक्सर दो निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में कम होती है, जबकि मैंने बताया कि प्रजाति विविधता यहाँ पर ज्यादा पाई जाती है। इसे कोर प्रभाव के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर ये आपका राइट आंसर होगा। इर्ज इफेक्ट बोलते हैं इसको, सीमांत प्रभाव। इकोटोन में हमने इसकी चर्चा की थी, इसको इर्ज इफेक्ट बोलते हैं, यानी कि किनारा होने का प्रभाव है, यानी कि नदी का किनारा और समुद्र का किनारा, और ये जो संक्रमण क्षेत्र बना इसी को इर्ज इफेक्ट बोलते हैं, यानी कि सीमांत, इन दोनों की सीमाओं का जहां पे अंत हो रहा है उसका क्या प्रभाव है। तो ये जो कोर प्रभाव या इर्ज इफेक्ट या सीमांत प्रभाव अगर करके एग्जाम में कुछ पूछता है इकोटोन के अंतर्गत, तो वही आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसके बाद में इकोटोन केवल स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं, ये भी आपका गलत है। इकोटोन दोस्तों जैसे आपका वन और घास भूमि, जहां पे वन खत्म होता है, जहां से घास भूमि शुरू होता है, उसको इकोटोन बोल देंगे। और जहां पे स्थल है और जहां पे जल शुरू होता है, तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होगा वो इकोटोन हो जाएगा। नदी का और समुद्र का मैंने आपको बताया है, इन दोनों के बीच का जो सीमांत क्षेत्र होगा वो इकोटोन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जैव विविधता बहुत पाई जाती है, ये भी आपको इसके अंतर्गत याद रखना है, इसकी विशेषता है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन हमने लिया है आपकी। पारिस्थितिकी तंत्र के शीर्ष मांसाहारी का बायोमास कम क्यों होता है, ठीक है। तो जो शीर्ष होता है बायोमास, जैसे यहाँ पे शेर है तो कितने शेर होते हैं, बहुत कम शेर होते हैं। और यहाँ पे घास है तो इसका बायोमास सबसे ज्यादा होगा। जीव जंतुओं का बायोमास उससे 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 कम होगा या इसके बाद में और कम होगा, यानी कि फाइनल होते होते सबसे कम हो जाता है। तो यही बोल रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के शीर्ष मांसाहारियों का बायोमास सबसे कम क्यों होता है, क्योंकि उन तक पहुंचने वाली ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पर ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्द्र भूमि को प्रकृति के गुर्दे के रूप में क्यों कहा गया है, मतलब क्यों जाना जाता है। आर्द्र भूमि को प्रकृति के गुर्दे के रूप में क्यों कहा गया है या क्यों जाना जाता है, ठीक है। तो गुर्दा जो होता है शरीर में, वो जो विषैले पदार्थ होते हैं रक्त में, जैसे जो गुर्दे का मेन फंक्शन है, किडनी का जो मेन फंक्शन है, वो रक्त को छानता है। रक्त में उपस्थित जो विषैले टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट होते हैं या नमक वगैरह होता है, उसको वो छानकर
रक्त को शुद्ध करता है। इसी तरह से जो आर्द्र भूमियां होती हैं ये प्रदूषकों को या अन्य भारी धातुओं को छानकर अलग करती हैं, तो छानने का काम आर्द्र भूमि का भी होता है, इसलिए इसको गुर्दे की संज्ञा दी गई है, यानी कि पृथ्वी के गुर्दे के रूप में इसको जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक फेफड़ा भी करके आता है, तो अभी हम देखेंगे आगे है कि नहीं। जो वर्षा वन होता है, यहीं पे लिख लीजिए आप लोग, वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा, ये भी महत्वपूर्ण है। गुर्दा और फेफड़ा दोनों पूछ सकता है, दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं उनको पृथ्वी का फेफड़ा बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकीय कर्मकता के गॉस के नियम का मुख्य अर्थ क्या है। 3-4 क्वेश्चन मैंने पारिस्थितिक कर्मकता पे ले लिए हैं, क्योंकि इस टॉपिक को बहुत कम लोग कवर करते हैं और ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन हार्ड लेवल का बनाया तो यहां से प्रश्न जरूर पूछ लेगा। पारिस्थितिकी कर्मकता के गॉस के नियम का जो तात्पर्य है, इन्होंने बोला था कि जहां पर समान संसाधन का उपयोग होता है, जैसे अगर कोई दो प्रजाति है और वो समान संसाधन का उपयोग कर रही है, तो दोनों प्रजातियों के बीच में अस्तित्व की लड़ाई होगी और अनंत काल तक ये साथ में नहीं रह सकते हैं। ये गॉस का नियम था। तो यही है पारिस्थितिकीय कर्मकता के गॉस का नियम, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रजातियों की एक ही कर्मकता, यानी कि एक ही फंक्शनल एक्टिविटी से, यानी कि एक ही चीज पे अगर वो निर्भर हैं तो वो लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं। यही गॉस का नियम है इकोलॉजिकल नीच के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन पारिस्थितिकीय कर्मकता से आपको और देखने को मिल रहा है कि पारिस्थितिकीय कर्मकता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि इसको कहते किसे हैं, पारिस्थितिकीय कर्मकता है क्या। यह केवल उस भौतिक स्थान को दर्शाता है जहां पर एक प्रजाति निवास करती है, यह गलत है, ठीक है। इसमें प्रजाति द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों का प्रकार एवं प्रजातियों के साथ उनका अंतः क्रिया शामिल होता है। इसमें क्या होता है, जैसे जो प्रजाति जिस किसी आवास में रह रही होती है, उस प्रजाति की ये कार्यात्मक भूमिका यानी कि फंक्शनल रोल को दर्शाता है। क्या ये इकोलॉजिकल नीच। तो जो इकोलॉजिकल नीच है, किसी आवास में रह रहे जो विभिन्न जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, उनकी जो फंक्शनल एक्टिविटी है, यानी कि जो उनके रहने की, खाने की, ऊर्जा संचित करने की, ठीक है। तो इन सब की जो एक्टिविटी है, यही इसी की अंतः क्रिया को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, इसी एक्टिविटी को इसमें शामिल किया जाता है। ये जो है आपका यहाँ पे ये सेकंड वाला है, ये राइट आंसर हो जाएगा। और जो पारिस्थितिकी कर्मकता का विचार है, ये जोसेफ ग्रेनेल के द्वारा दिया गया था, तो आपका ये 3 भी सही हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 दोनों यहाँ पर आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। और पहला जो कि एक ही जाति निवास करती है, ये गलत है, ठीक है। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। बहुत ज्यादा हम क्वेश्चन नहीं लिए हैं, बाकी एक क्वेश्चन आप सब लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र का उदाहरण नहीं है, ठीक है। कौन सा गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र का उदाहरण नहीं है, ये कमेंट वाला प्रश्न है। आप सभी लोग इसको अगर जानते होंगे तो कमेंट में जरूर लिखिए, ठीक है। बाकी आप सब बैच में इन्वॉल्व कर सकते हैं। 75 मार्क्स पर फोकस करके हम लोग पूरी तरह से चल रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में आपका स्वागत होगा। जय हिंद।